ऑपरेशन 24, जिसके लिए इस वक्त सरकार और विपक्ष में जबरदस्त गहमा गहमी जारी है। दरअसल साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो भारतीय राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो निर्णायक साबित होगा। तो आज इनसाइड स्टोरी में इसी की हम पड़ताल करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। खबर यह है कि बीजेपी में 2024 के चुनाव के मद्देनजर बड़े बदलाव हो सकते हैं संगठनात्मक तौर पर। वहीं विपक्ष में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। विपक्ष में जमघट सा जुटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह कि उस जमघट का होगा क्या। पांच जून बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मैराथन मीटिंग। 6 जून शाह, नड्डा और बीएल संतोष ने फिर घंटों किया मंथन। 7 जून लगातार तीसरे दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक हुई। 3 दिन में बीजेपी के 3 दिग्गजों ने करीब 10 घंटे तक चर्चा की। 5 जून यानी सोमवार की रात पहली बैठक 3 घंटे चली। 6 जून को दूसरी बैठक 5 घंटे चली और बुधवार को तीसरी मीटिंग 2 घंटे चली। आखिर बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं ने 10 घंटे तक किस मुद्दे पर बात की? अचानक बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकों का सिलसिला आखिर क्यों बढ़ गया है? क्या बीजेपी संगठन और सरकार में कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है? क्या 2024 से पहले साल 2023 में ही बीजेपी विपक्ष को मात देने की तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी के दिग्गजों की बैठक का सिरा आरएसएस की सलाह से जुड़ता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में शामिल 3 चेहरों के बारे में थोड़ी जानकारी समझते हैं। बैठक में शामिल अमित शाह बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीएल संतोष बीजेपी के संगठन मंत्री हैं। साफ है, इन 3 दिग्गजों की बैठक में मुख्य एजेंडा संगठन ही रहा होगा, क्योंकि संगठन ही वो मशीन है जो बीजेपी को अब तक विपक्ष के मुकाबले बढ़त दिलाती रही। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के दिग्गज सबसे पहले इसी मोर्चे पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कुछ राज्यों में प्रदेश प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। जमीन पर मजबूत तैयारी के लिए संगठन में ये बदलाव करीब करीब तय माने जा रहे हैं। पीएम मोदी की अंतिम मुहर लगने के बाद बीजेपी संगठन में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संगठन में बदलाव की सबसे पहली कड़ी उन राज्यों में दिखेगी जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के आखिरी चुनाव है। बीजेपी इन राज्यों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। चर्चा ये भी है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इन राज्यों में संगठन में फेरबदल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बदला जा सकता है। छत्तीसगढ़ में फिर से डॉक्टर रमन सिंह को आगे किया जा सकता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है। तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उन्हें बदला जा सकता है। इन चुनावी राज्यों के साथ ही दूसरे सूबों में भी संगठन को चुस्त बनाने के लिए सर्जरी करीब करीब तय है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अपने समीकरणों को एक बार फिर से रीसेट करने के मूड में है। इसकी वजह हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार और उसके बाद आरएसएस की नसीहत है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में मिली बीजेपी की हार से कांग्रेस को बड़ी ताकत मिली है। वहीं बीजेपी की चिंता बढ़ी है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख ने बीजेपी की इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 23 मई को ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार का विश्लेषण करते हुए लिखा कि बीजेपी ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को नहीं छोड़ा। कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण यही है। मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं है।
संघ का इशारा साफ है, बीजेपी को अब राज्यों में अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। तो इस तरीके का टिफिन बैठक के कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है। हम हमेशा ही तैयार रहते हैं और हर पल हम नई योजनाओं के साथ चलते हैं। इसलिए 24 हो और 24 से पहले आने वाले भी चुनाव हैं, सभी के लिए हम तैयार हैं। जमीन पर कार्यकर्ताओं से संवाद और स्थानीय लीडरशिप को मजबूत करने के साथ ही सरकार और संगठन में बड़े लेवल पर सर्जरी की अटकलें हैं। चर्चा तेज है कि बदलाव की इस प्रक्रिया में संगठन से कुछ लोगों को सरकार में भेजा जा सकता है, वहीं सरकार में शामिल नेताओं को संगठन में लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार में शामिल 2 बड़े चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2 बड़े राज्यों के डिप्टी सीएम को 2 चुनावी राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे 2 नेताओं को केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय संगठन में नए चेहरों को महासचिव बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इन बड़े बदलावों पर अंतिम मुहर अगले 10 दिन में लग सकती है। बीजेपी संगठन में होने वाली सर्जरी में फोकस उत्तर प्रदेश पर रहेगा। 2014 और 2019 में यूपी में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी, इसलिए 2024 में भी बीजेपी यूपी के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रभारी के लिए बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल, भूपेंद्र यादव के नाम पर मंथन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के यूपी के प्रभारी रहते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी। सीआर पाटिल के बतौर प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। सीआर पाटिल के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ पीएम मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में भी की थी। वहीं भूपेंद्र यादव को संगठन में बड़ा अनुभव है। अमित शाह, नड्डा और बीएल संतोष संगठन में सर्जरी का प्लान तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में हुई बैठकों में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम की मंजूरी मिलते ही बीजेपी संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने पिछले 9 सालों में लगभग हर चुनाव को प्रभावित किया है। कुछ एक चुनाव अपवाद जरूर हो सकते हैं। दरअसल ये दावे हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि चुनावी परिणाम इसकी तस्दीक करते हैं। और कई मौकों पर तो विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे का लोहा मान चुका है। और जिस तरीके से आने वाले कुछ महीनों में G20 की भारत में बैठक होने वाली है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर जुटेंगे। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक विश्व गुरु वाली छवि है वो और मजबूत होगी, वो और उभरकर सामने आएगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की एक और लहर देखने को मिलेगी। ये आप ही के संस्कार है। गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर दिखाना हो। मोदी, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 9 साल से सबसे बड़े ब्रांड, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का विराट चेहरा, दुनिया के मंचों पर भारत की धाक जमाने वाली हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने कर्नाटक की बड़ी चुनावी हार के बाद बीजेपी को जो नसीहत दी, उसमें साफ कहा गया है कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की राजनीति हर जगह चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ऐसा पहली बार हुआ है जब आरएसएस ने बीजेपी को चुनाव को लेकर नसीहत दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्र में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद किसी चुनाव में बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में नजर आई है। इसीलिए आरएसएस के मुखपत्र में बीजेपी को नसीहत दी गई है कि सिर्फ मोदी का करिश्मा पर्याप्त नहीं है। लेकिन ये मोदी का करिश्मा ही तो है कि जापान में क्वाड समूह के देशों की मीटिंग के दौरान दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से कहते हैं कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ये मोदी का करिश्मा ही तो है कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे मोदी का वेलकम करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए और पीएम मोदी के पैर छू लिए। ये मोदी का करिश्मा ही तो है कि अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। ये मोदी का करिश्मा ही तो है जो वो दुनिया के ताकतवर नेता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबके सामने खरी खरी कह पाए कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। लेकिन ये तो पीएम मोदी के करिश्मे की एक झांकी है। 2024 के चुनाव से पहले तो पूरी पिक्चर आनी बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रांड मोदी की चमक इस साल सितंबर महीने में अपने पीक पर होगी। ये वो मौका होगा जब पहली बार भारत में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। तब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के प्रमुखों का भारत में जमावड़ा लगेगा। यानी सितंबर में देश में प्रचंड मोदी लहर रहने वाली है और इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा G20 का शिखर सम्मेलन। उसके लिए 20 ताकतवर देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली आएंगे। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के मुखिया भी होंगे। इसके अलावा दुनिया को चलाने वाली 23 संस्थाओं के मुखिया भी शामिल होंगे। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल G20 समूह की अध्यक्षता भारत के पास है। इसलिए भारत को G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है। पीएम मोदी इसे बड़े अवसर में बदलने जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृत काल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है। यानी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रांड मोदी की रेटिंग सबसे हाई होगी। वो प्रचंड मोदी लहर का दौर होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी फैक्टर का देश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। क्या ब्रांड मोदी की चमक का बीजेपी को तब चुनावी राज्यों में सीधा फायदा मिलेगा? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावी समर में ब्रांड मोदी सबसे बड़ा फैक्टर होगा? यह अभी भविष्य की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत में G20 का शिखर सम्मेलन बहुत निर्णायक रहने वाला है और इससे ब्रांड मोदी की चमक और भी निखरेगी। इस बात का अंदाजा तो विपक्ष को भी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ G20 ही नहीं, एक और बड़ा मौका आने वाला है। वो ऐसा मौका होगा जो 24 की चुनावी फिजा को बदल सकता है। वो ऐसा मौका होगा जब एक बार फिर से मोदी मोदी की गूंज सुनाई पड़ सकती है। वो मौका होगा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का काम पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में रामलला को स्थायी मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा। इसके पूरे आसार हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को बीजेपी एक बड़ा इवेंट बनाएगी।
मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी भुना सकती है। राम मंदिर बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है और मोदी के लिए भी ये बहुत अहम मौका होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है। हर मन दीपमय है। तो भले ही कर्नाटक चुनाव में दूसरे फैक्टर के हावी हो जाने की वजह से मोदी का करिश्मा बीजेपी की सरकार रिपीट कराने में मददगार नहीं रहा, लेकिन हालिया इवेंट बता रहे हैं कि मोदी का जादू न सिर्फ बरकरार है, बल्कि आने वाले दिनों में उसका असर और ज्यादा दिखने वाला है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके बाद लोकसभा के चुनाव और उसके बाद कुछ और राज्यों के चुनाव भी होने हैं। इसी के मद्देनजर विपक्षी खेमे में अगर देखें तो एकजुटता को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो जीत हासिल की, उसके बाद उनका जोश बहुत हाई है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि मध्य प्रदेश में कुर्सी कैसे बचाएं, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सत्ता में कैसे वापसी हो, यह बीजेपी के सामने एक और चैलेंज है। तो बीजेपी कैसे इस वक्त इलेक्शन मोड में है, किस तरह की सरगर्मी पार्टी के अंदर नजर आ रही है, वो भी देख लेते हैं। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। मई का महीना, कर्नाटक की जीत और कांग्रेस का जश्न। दक्षिण में बीजेपी का दुर्ग कांग्रेस ने फतेह कर लिया था। पहले हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटक, एक के बाद एक 2 राज्यों में जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली। लेकिन 2 हार ने बीजेपी को नए सिरे से अपनी रणनीति पर सोचने की चुनौती खड़ी कर दी। बीजेपी के सामने सवाल यह है कि साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे मजबूती से विपक्ष का सामना किया जाए। चुनावी राज्यों में स्थानीय लीडरशिप को कैसे मजबूत किया जाए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट तलाशी जाए। बीजेपी के सामने चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आरएसएस कह चुका है कि कमजोर क्षेत्रीय नेतृत्व के कारण ही बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हारी। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की वजह स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाना बताया जा रहा है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में मंथन और चिंतन चल रहा है। इस मंथन और चिंतन की वजह यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मजबूत चेहरा है, लेकिन पार्टी का एक तबका उसका विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चलाने वाले डॉक्टर रमन सिंह की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा। इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनेगा, लिहाजा बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए मजबूत चेहरों को आगे बढ़ाने के साथ ही अब केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मोड में आ गया है। संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही अब सरकार में शामिल मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा जा रहा है। इसकी शुरुआत खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है। 30 जून तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान में 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां होंगी। 5 से ज्यादा रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस मेगा अभियान के जरिए बीजेपी संगठन को एक्टिव करेगी और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारेगी। मकसद है लोगों के बीच केंद्र सरकार की कामयाबी को पहुंचाना और लोगों से कनेक्शन को बढ़ाना। इसकी शुरुआत पंजाब से होगी। 14 जून को जेपी नड्डा होशियारपुर में रैली करेंगे। 17 जून को अमित शाह ओडिशा जाएंगे। 17 जून को पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। 18 जून को अमित शाह गुरदासपुर में रैली करेंगे। 22 जून को जेपी नड्डा ओडिशा में रैली करेंगे। 22 जून को अमित शाह छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रैली करेंगे। दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को भी अपने क्षेत्रों में जाने और लोगों से मिलने की नसीहत दी गई है। बीजेपी की इन तैयारियों पर विपक्ष की भी नजर है। सबको मालूम है और सब इस बात का अंदाज लगा रहे हैं कि भाजपा का 2024 में सफाया होने जा रहा है। जो कहते थे वो हुआ नहीं,
जो वायदे करे थे वो पूरे नहीं हुए, जो कहा था उनको इन्होंने खुद ही कह दिया जुमले थे, इलेक्शन के जुमले होते हैं। आपने पहले नोटबंदी कर दी और आपने कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, जाली नोट ख़त्म हो जाएंगे और भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, काला धन वापस आएगा। कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों की मजबूती के बीजेपी को अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। जैसे यूपी में योगी के मजबूत नेतृत्व में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने बीजेपी में 80 में से 62 सीटें जीती। 2022 में विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट हुई। 2023 में शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। इस मोमेंटम को 2024 तक बनाए रखने के लिए बीजेपी का ओबीसी मोर्चा यूपी के सभी 17 नगर निगम में धन्यवाद मोदी सम्मेलन करेगा। 14 जून से 20 जून के बीच ये कार्यक्रम होगा। जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा। इन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी का जमीन तक आम लोगों से कनेक्ट बढ़ाने का प्लान है। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। अब सारी पार्टियों को देख लीजिए देश में, सारी पार्टियां, ये सारी पार्टियां सत्ता के लिए होगी लेकिन विचार से शून्यता की ओर जा रही है। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस से हाथ मिलाकर के बीजेपी से लड़ने को तैयार हो रही है, यानी वैचारिक शून्यता की ओर जा रही है। इसी तरह असम में बीजेपी के पास हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे मजबूत छत्रप का ये फायदा हुआ कि 2021 में असम में बीजेपी सरकार की वापसी हो गई। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी दक्षिण में नए दलों के साथ गठबंधन की तैयारी में है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां पर एनडीए का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कभी एनडीए में शामिल रहे चंद्रबाबू नायडू की फिर से गठबंधन में वापसी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन हो सकता है। पंजाब में अकाली दल बादल के फिर एनडीए में लौटने की चर्चा है। कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन की चर्चा भी है। यानी बीजेपी विपक्ष की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ दो मोर्चे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ संगठन को मजबूत किया जा रहा है, स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है, सीधे लोगों के बीच पहुंचने की पहल हो रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए का विस्तार कर विपक्षी चुनौती को कमजोर करने की तैयारी है। बीजेपी के सामने तमाम चुनौतियां तो हैं ही, विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं। और विपक्ष में जिस तरीके से तमाम पार्टी के लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, जिस तरीके का जमघट दिख रहा है, वो ऐतिहासिक है। सवाल यह है कि आखिर ये तमाम पार्टियां एक बैनर के तले कब तक रह पाएंगी, क्योंकि अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये विपक्षी एका की जो बात बार बार होती है वो भानुमति का कुनबा ही नजर आता है। क्या विपक्ष इस बार एक साथ रहकर बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? कांग्रेस होगी, टीएमसी होगी, समाजवादी पार्टी होगी तो आम आदमी पार्टी भी होगी, डीएमके होगी तो एनसीपी और उद्धव वाली शिवसेना भी होगी। कुल मिलाकर पटना में 23 जून को विपक्ष का बहुत बड़ा जमघट लगने वाला है, जिसमें 5-10 नहीं बल्कि 15 पार्टियां शामिल हो रही हैं। बात यह है कि 2024 का लोग डरे हुए हैं। बिहार से विपक्षी दलों की एकता की जो शुरुआत हो रही है और इसमें तय हुआ है कि सभी जो पार्टी लीडर जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ताकि निर्णय जो है हो सके। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक पटना वाली बैठक में प्रमुख रूप से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी शामिल हो सकते हैं। यानी विपक्षी एकता का ये अब तक का सबसे बड़ा जमघट होगा। विपक्षी एकता की सबसे बड़ी मुहिम के सूत्रधार हैं खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना में समझिए, देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। आप कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है।
नीतीश की मेजबानी में हो रही विपक्ष की इस बैठक की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इसमें पार्टियों के प्रतिनिधियों की बजाय खुद पार्टियों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। महीने भर के भीतर विपक्षी एकजुटता का ये तीसरा बड़ा मौका होगा। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण में 15 से ज्यादा विपक्षी दल जुटे। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार में 21 विपक्षी दल शामिल रहे। विपक्ष की एकता की कोशिश में जुटे हुए दलों के सामने चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा होगा कौन। एक चैलेंज ये भी है कि एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियों को एक साथ कैसे रखा जाए। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का आपस में बैर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की इच्छुक नहीं है। लालू जी ने अडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। खास बात यह है कि इस जमघट में वो विपक्षी पार्टियां शामिल हैं जिनका एजेंडा बीजेपी और मोदी विरोधी रहा है। लेकिन मोदी विरोधी ऐसी कुछ पार्टियां हैं जिनको न्योता ही नहीं दिया गया, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ओवैसी के बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी तेवर तो दिखते ही हैं। वो विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लेने से नहीं चूकते। पिछले 9 साल में ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी चुनाव से पहले विपक्ष में एकता की कोशिशें शुरू की गई हैं। एंटी बीजेपी और एंटी मोदी मोर्चा बनाने की दिशा में पहले भी पहल हुई है, लेकिन वो चुनाव में चल नहीं पाई। इसके लिए पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालनी होगी। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े, बीजेपी की जीत हुई। 2019 लोकसभा चुनाव यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़े, महज 15 सीटें जीते, बीजेपी 62 जीती। 2019 लोकसभा चुनाव कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन, नतीजा बीजेपी राज्य की 28 में से 25 सीटें जीत गई। 2022 यूपी विधानसभा सपा, आरएलडी, एसबीएसपी, अपना दल और अन्य का गठबंधन बना, लेकिन बीजेपी जीत गई। लोकतंत्र विरोधी, आर्थिक स्थिति को तबाह बर्बाद करने वाली भाजपा की हुकूमत से मुक्ति दिलाई जा सकती है इस देश को। तो भाजपा नहीं, भाजपा और सहयोगी दल उधर, कांग्रेस और सहयोगी दल इधर, ये दो गठबंधनों की लड़ाई। तो दावा है कि यूपीए का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर रहस्यमयी चुप्पी है। वैसे विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच एक खबर यह भी आई है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी जो मौजूदा हालात हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि 2024 में क्या होगा। क्या बीजेपी की रणनीति रंग लाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा फिर से चलेगा, या विपक्षी एकजुटता के आगे बीजेपी चित हो जाएगी? तमाम डेवलपमेंट पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।